अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हमने MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 शेयर करना आपके साथ और इंशाल्लाह इस लेक्चर को हमने एक ही पार्ट में ख़त्म कर देना है। ठीक है जी, चलते हैं बस वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर और वहाँ पे कुछ बातें करते हैं। अच्छा जी, इसका टॉपिक देखें, हम टाइटल देखें, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पढ़ के रहे हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हमने इनिशियली कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कि आपने जो फंड्स चाहिए आपको बिजनेस के लिए, अब वो अरेंज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अरेंज भी दो तरीके, एक तो आपको जी जनाब पैसे आज पता चले कि मुझे चाहिए इतने, एक तो ये तरीका कार है, और अब भागे फिर इधर उधर 200 के पास बैंक के पास मुझे पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, नहीं तो मेरा बिजनेस रुक जाएगा। सेकंड है आप फोरकास्ट कर लें फ्यूचर में आपको, जैसे अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर कितने पैसे चाहिए होंगे, आप आज ही फोरकास्ट कर ले, उसकी प्लानिंग कर ले और वहाँ से फंड्स अरेंज कर ले। किसी फ्रेंड को कह दे, किसी बैंक को कह दे कि हमने अगले साल आपसे लोन लेना। आज हमने ये करना है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। सही है, वो कैसे होगी फाइनेंशियल फोरकास्ट की मेथड देखेंगे हम। अच्छा, एक बात यहाँ पे लिख रहा है कि वो बड़ी मज़े की बात है, शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि फोरकास्टिंग का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने अपने बिजनेस का रिस्क ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि आपको एक तरह से बैकअप प्लान तैयार हो गया कि अगर हमें इतना पैसे, फ़र्ज़ करें आज आपको पता चलता है कि मुझे 2 लाख चाहिए और एक आपको ऐसे पता चलता है कि आपको महीना पहले पता है कि फ़लाँ डेट को या फ़लाँ वीक में जाके ऑलमोस्ट हमें 2 लाख चाहिए होंगे। सही है जी, तो ये हमने करना है कि हमें फ्यूचर का थोड़ा सा ज़्यादा हमने कर लेना है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसी में। एमरजेंसी में पैसे चाहिए तो आपको वो भागा दौड़ी नहीं पड़ेगी। देखिए, आप फ़ौरन जाके बैंक से पैसे मांगेंगे तो आपसे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। पहले से कहा होगा, पहले से अरेंज किया होगा तो मसला नहीं होगा। ये मतलब है टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की। जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप आज असेस कर लेते हैं, सारे फंड्स भी आपके पास होंगे तो आप उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा जी, एमरजेंसी प्लान बच गया, प्रिपेयर कंटीजेंसी वीज बैकअप प्लान। ठीक है जी, अगर एमरजेंसी आ जाती है तो उसको कैसे टैकल करना। प्रिपेयर टू डील विद पॉसिबल आउटकम्स, जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो भी रिजल्ट्स निकलेंगे, उसके लिए आप डील करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए जी। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करें, फोरकास्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे, क्या मतलब ये 3 तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। कैश बजट, ठीक है जी, कैश बजट का डॉक्यूमेंट चाहिए, परफॉर्मा बैलेंस शीट चाहिए और परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे परफॉर्मा वर्ड आपको मैं बता दूँ क्या है, इसका मतलब फोरकास्टेड एस्टिमेटेड। ठीक है, यहाँ पे वो लिख भी रहा है, परफॉर्मा का मतलब होता है फोरकास्टिंग। परफॉर्मा बैलेंस शीट 20 के एस्टिमेटेड बैलेंस शीट 20 के फ्यूचर में जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी आने वाले, वैसे तो पास्ट की बनाते हैं हम, लेकिन क्योंकि हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी इतने पैसे चाहिए तो हमारे उस टाइम एसेट क्या होने चाहिए, सिर्फ पैसे ना हो, बाकी का एसेट क्या होने चाहिए। वो भी एसेट का वर्ड मैं क्यों यूज़ करूँ आगे आपको मैं अभी बता दूँगा क्यों हो रहा है। अच्छा, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग क्या है। मेथड फोरकास्टिंग 2 मेथड हमारे यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है और लेक्चर 5 के अंदर सिर्फ हमारा फोकस होगा परसेंटेज ऑफ सेल मेथड के ऊपर। ठीक है जी, 2 मेथड है, परसेंट सेल और दूसरा कैश बजट। कैश बजट को कह रहे हैं डिटेल्ड होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हमने परसेंट ऑफ सेल सिंपल मेथड को स्टडी करना है। हमने क्योंकि सोखा पढ़ना है, वो उनको पता है ये सोखा पढ़ते हैं तो उन्होंने भी सोखा शुरू कर दिया बताना। परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में स्टडी करना है फोरकास्टिंग के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे। परसेंटेज ऑफ सेल मेथड के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने सेल्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को फोरकास्ट कर ले, एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे कि आज मैं फोरकास्ट करूं कि मुझे अगले महीने मुझे जनाब इतने रेवेन्यू होंगे, बीच में इतनी सेल होगी, ठीक है, और इतने मेरे एक्सपेंसेस होंगे। जहाँ सेल करनी इधर वहाँ पे एक्सपेंसिव होगी। सेकंडली स्टेप 2, उस सेल को करने के लिए मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट नीड्स क्या होगी, बीच के मेरे एसेट्स क्या होंगे और मेरी उस टाइम की जो लायबिलिटीज़ है वो क्या होगी। स्टेप 3, बीच के क्या चीज़ है, हमने एस्टिमेट करनी है सेल्स रेवेन्यू। ठीक है जी, हमने जी इतनी सेल होगी तो उतनी सेल के लिए हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे। दूसरी चीज़, उतनी सेल्स के लिए हमारे कौन से एसेट चाहिए होंगे, एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और उतनी सेल में लायबिलिटी क्या होगी। ये 3 स्टेप्स के अंदर परसेंटेज ऑफ सेल मेथड हमने मुका देना है। मुका देना मतलब ख़त्म कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन के की तरफ आते हैं। थोड़ा वैसे मैंने निचोड़ दिया सारा ये टॉपिक इधर ही, वैसे आपको दोबारा थोड़ा सा बता देंगे। ये फोरकास्ट चेंजेस इन दी सेल्स रेवेन्यू इन दी सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है जी, क्या आप सक्सेस भी आज बात कर रही है तो अगले साल की करें।
आप 5 साल बाद वाली बात करें, वो 5 साल के लिए बात करनी है तो चौथे साल का पे की बेस पे 5वें साल का कैलकुलेट करें। उसका मतलब ये एक्सपेंसेस इंक्रीज सक्सेसफुल वुड आल्सो बी एस्टिमेटेड, ठीक है। 20 के हमने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। बाकी सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बड़े ही शॉर्ट पीरियड में बता दी हैं, ठीक है। हाँ, ये याद रखिए कि फर्निचर में हमने पहले लेक्चर में बात करी कि हमने सारी हमारी स्टडी जो होगी वो होगी कैश बेसिस के ऊपर। रेवेन्यू निकालेंगे कैश बेसिस पे निकालेंगे, एक्सपेंसेस निकालेंगे कैश बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड स्टेप यहाँ पे वही जो ऊपर मैंने बात की है, निचोड़ दिया मैंने जिसको, वो यहाँ पे कह रहे हैं जी लाइबिलिटी आपने निकालनी है, एसेट निकालने हैं, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, जनरल हमने थोड़े से एजम्पशन भी से इस मेथड के लिए एजम्पशन भी है थोड़े बारे। वैसे तो देखिएगा सारे एजम्पशन हो गए। हाँ जी, करंट एसेट कह रहे हैं जनरली ग्रो इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। हमने सेल्स एस्टिमेट करनी है, सेल्स में अज्यूम करनी है, ठीक है, कितनी सेल हमारी होगी। उसके लिए करंट हमने अज्यूम करना है, अज्यूम होगा हमारा कि करंट एसेट्स भी सेल के साथ साथ जितने परसेंट सेल में वेरिएशन आएगी उतनी परसेंट हमारे करंट एसेट में वेरिएशन है। ये हमारा अजम्पशन है। फिक्स एसेट हम कहेंगे कि सेल के साथ वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा अजम्पशन होगा। इसी तरह हमने लाइबिलिटीज़ के लिए कह रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी हमारी जो है ग्रो करेगी सेल के साथ, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी ग्रो नहीं करेगी सेल के साथ, ठीक है। ये हमारे अजम्पशन है। अच्छा, करंट लाइबिलिटी, ये करंट एसेट को हमने कह दिया स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ कि जैसे सेल में चेंज तो उसी वक्त मीन्स करस्पॉन्डिंगली डायरेक्टली वो सेल के साथ चेंज होते हैं। डिस्क्रेशनरी फाइनेंसिंग मतलब ये कि हमने इसलिए सेल के साथ चेंज नहीं हो रहा। अच्छा जी, आगे अब नीचे आ जाए थोड़ा। अभी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जो करंट एसेट हम बात करें, करंट एसेट में क्या क्या शामिल होता है। हमें पता है कैश, मार्केट में सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर हमें ये कह रहा है कि इनमें से सिर्फ करंट एसेट्स, ऐसे करंट एसेट जो जैसे कैश है, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, सिर्फ इनका ताल्लुक है कि सेल्स के साथ। कह रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और प्रीपेड एक्सपेंसेस का ताल्लुक सेल्स के साथ नहीं है। हमें पता है जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, मार्केट सिक्योरिटीज़ और है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस होता है आपके पास। 20 के आप जो एडवांस पे एक्सपेंसिव के होते हैं वो होते हैं। तो 20 ये 3 जो डिपेंड करेंगे तो यही चेंज हो रहे होंगे, ठीक है जी। अभी जो पर्पल वाला पार्ट है उसको देखें कि हमने एजम्पशन क्या किया था कि जो सेल्स होगी उस सेल्स के साथ हमारे करंट एसेट उसी तरह डायरेक्टली चेंज होगी। कहता है ये ठीक है हमारा एजम्पशन है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि 10% अगर हमारी सेल्स बढ़ी है तो 10% हमारे करंट एसेट्स भी बढ़ेंगे। वो मतलब आपको साथ साथ बता रहा है कि रियलिटी क्या है और हम एजम्पशन इस तरह करने जा रहे हैं। सही होगा जी। अच्छा, यहाँ पे हमने फिक्स एसेट के लिए एजम्पशन किया कि जी वो ग्रो नहीं करेगी सेल के साथ। जब वो ये लिख रहा है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि जैसे फ़र्ज़ करेगा कहे कि 20% आपकी सेल बड़ी है तो अब फिक्स एसेट में क्या आता है, आपका ऑफिस आ जाता है, मशीनरी आ जाती है। देखिए आपका अगर 20% सेल बड़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप आपका ऑफिस का साइज़ 20% बढ़ा देंगे, या आप जिस गाड़ी में आप प्रोडक्ट सेल करते हैं एंड यूज़र तक देख के उसका साइज़ 20% बढ़ा देंगे, ठीक है। वो मतलब 20-20 करके जब वाकई वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है फिर जाकर फिक्स एसेट का भी साइज़ बढ़ाते हैं। इसी तरह करंट लायबिलिटी के बारे में ये सिमिलर बातें कर रहा है, तो आपने उसको खुद से ही देख लेना है। कोई इसमें कोई ऐसा रॉकेट नहीं चलाया गया, उसकी तरह रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब भी हम लेते हैं जी एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या वो कह रहा है जी, अज्यूम दैट आप सिर्फ एक कैफेटेरिया बनवा लेते हैं। ये कैफेटेरिया बना रहा है कि न्यू वेंचर, न्यू बिजनेस है एक, उसके अंदर जो है, और आप ये अज्यूम करें कि अगले साल कमिंग ईयर के अंदर वो रेवेन्यू भी देगा और एक्सपेंसेस भी होंगे। अच्छा, सपोज वैल्यूज सपोज कर लेते हैं कि जी आप बिज़नेस ने ग्रो किया और जनाब जिस साल का वो सिनेरियो ले रहा है कि इस साल अगर 2 लाख है तो अगले साल हमने अज्यूम किया कि 3 लाख उसका रेवेन्यू होगा, ठीक है जी। और हमने अज्यूम किया कि एक्सपेंसेस इस साल 50,000 है और अगले साल हो जाएंगे 70,000 आफ्टर 1 ईयर। इसके साथ हमने लेके चलते हैं मामलात को। देखें हमारे पास हमने कहा सेल्स पे है, ये सेल्स मेथड है, तो रेवेन्यू क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। बिजनेस टू ग्रो भी ये रेवेन्यू है, तो हमने इसको लेके चलना है और एक्सपेंसेस हमारे ये हो गए, इसकी हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। ये यहाँ पे ये देखिए करके दिखा रहा है, इंक्रीज सेल्स क्या हुआ, 2 लाख से 3 लाख हो गई थी, तो 1 लाख का फ़र्क आया सेल्स का, ठीक है। हमने सेल्स पहले एस्टिमेट करनी होती है, वो हमें क्वेश्चन में दिया और हमने ज्यूम कर लिया। अच्छा, दिस मीन्स द सेल्स रिटर्न ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। मगर देखिए वो आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इस ग्रोथ को, कैसे करेंगे कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू
डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया 50%। तो हमारा सेल्स में जो ग्रोथ आई एक साल के अंदर वो 50%। अजम्पशन से हमने इसकी ग्रोथ कैलकुलेट कर ली। इसी तरह एक्सपेंसेस 70 से 50 से 70,000 हो गए थे, इनिशियल वैल्यू 70 से डिवाइड किया और 40% आ गए। हमारी सेल 50% बढ़ी और हमारे एक्सपेंसेस 40% बढ़े, ठीक हो गया। 20 का हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि हमने अभी करना है, हमने चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। जी एस्टिमेट करना है अगर हमने नेक्स्ट ईयर की रेशो, नेक्स्ट ईयर का हमने अगर कैलकुलेट करना है करंट एसेट, तो हमने क्या करना पड़ेगा कि रेशो हमने यूज़ करनी है, रेशो है करंट एसेट टू सेल्स रेशो फॉर करंट ईयर, ठीक है। अच्छा, फिर वो रेशो हमने यूज़ करनी है और उसको मल्टीप्लाई कर एस्टिमेट ऑफ करंट एसेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। एस्टिमेट, ये येलो वाला पोर्शन देखिए आप, इसको दोनों को लाइनों को पढ़ लीजिएगा। पहले हम ये वाले देखिए, एस्टिमेटेड करंट एसेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जिस साल के लिए हमने 1 लाख की सेल हमने एस्टिमेट की, उसी साल के लिए हमें करंट एसेट निकालने हैं, ठीक है। अगले साल के लिए, नेक्स्ट के लिए निकलेगी कैसे, करंट एसेट फॉर द करंट ईयर डिवाइडेड बाय करंट सेल्स। ये रेशो जो है हमने आपका प्रीवियस ईयर से हमने ले लेनी है, ठीक है। आपका अगर बिजनेस नया है तो मार्केट के अंदर जो बिजनेस सिमिलर बिजनेस होगी उनकी वो रेशो अवेलेबल होती है। ये जो रेशो है ये हमें गिवन है जनाब, कह रहा है एज्यूम कर लो 20%, और एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर के साल मल्टीप्लाई कर दो, जो क्या थी हमारी एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर थी 1 लाख रुपये। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को तो हमारे पास आ गए 60,000 रुपये। तो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ईयर के करंट एसेट कितने होने चाहिए, 60,000। सही है जी। ये इंक्रीज की बात कर रहा है, ठीक है। हमने कहा था ना कि सेल्स में अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास उसके अंदर भी उतना ही सेव, हमने सेल 1 लाख बढ़ी हमारी, हमने 20% का उसको फैक्टर लगाया। हमने कहा जी अगले साल हमारे करंट एसेट 60,000 के बढ़ने चाहिए। सही हो गया। अच्छा जी, आगे अगर हम चलते हैं, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, लाइन इम्पोर्टेंट है। वो क्या था कि हमने कहा था कि जी फिक्स एसेट जो हर साल सेल्स के साथ चेंज नहीं होने चाहिए, होते नहीं है, तो ये भी एक ही बार चेंज हो जाएगी। जब हमें कुछ सालों में जरूरत पड़ेगी तो फिक्स एसेट चेंज कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि रिटेन अर्निंग फाइंड करो। रिटेन अर्निंग क्यों फाइंड करें भाई, हमें इसलिए तो कहा था करंट एसेट फाइंड करें, उसके बाद हम करंट लायबिलिटी फाइंड कर लें। वो इस वजह से हमने फाइंड करते हैं रिटेन अर्निंग, कि रिटेन अर्निंग वो होती है कि जो कि बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट होनी होती है। आपको पता हो कि इस साल हमने कितने पैसे रख लिए थे दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसे हमारे पास होंगे अगले साल जितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा हमने अरेंज कर लें। तो इस वजह से पहले हम रिटेन अर्निंग फाइंड कर लें, ठीक है। रिटेन अर्निंग वो होती है कि प्रॉफिट में से जो पैसे रख लिए जाते हैं बिजनेस दोबारा बिजनेस में लगाने के लिए। इसको फाइंड करने के लिए, रिटेन अर्निंग को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो हमें दे रहा है, एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला दे, एस्टिमेटेड सेल्स, वही फिगर जो 1 लाख वाला, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई प्लोबैक रेशो। प्रॉफिट मार्जिन की सबकी डेफिनेशन नीचे लिख दी है मैंने। प्लोबैक रेशो होता है जनाब ये वाली 1 माने पे आउट रेशो। पे आउट रेशो क्या होती है कि जो आपने नेट इनकम होती है उसमें से कितना हिस्सा एज अ डिविडेंड दे दिया, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो पे आउट रेशो बन जाएगी। सही है जी। हम कहेंगे जी ये एक फार्मूला था, उसका ये वाला नीचे वाला फार्मूला बन गया। सही है, ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन की क्या होता है कि कितनी सेल, हमने पहले रेशो पढ़ ली है जी प्रीवियस लेक्चर में, सेल जो की है उसका कितना हिस्सा, कितने % हिस्सा जो है वो आपकी इनकम है, ठीक है जी। ये मीन्स प्रॉफिट है। तो ये तीनों फार्मूले मैंने लिख दिए हैं जो कि यहाँ पे और मैं यूज़ किया। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा जी, वी अज्यूम दैट, देखिए प्रॉफिट मार्जिन तो हमारे पास है ही नहीं, हमने निकाला नहीं था अभी तक, तो वो कैसे करना है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए नेट इनकम हमारे पास, सेल्स तो है हमारे पास, नेट इनकम नहीं है। इस वजह प्रॉफिट मार्जिन वो कहता है कि आप अज्यूम कर लो। वो कैसे होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन होगा, नहीं है तो बिजनेस का, उस सिमिलर बिजनेस का देखा जाता है। बिजनेस निकालते हैं कि सिमिलर बिजनेस वालों का प्रॉफिट मार्जिन साल का तकरीबन इतना होना चाहिए। 25% ले लिया हमने, और पे आउट रेशो भी उसने दे दी कि इसको 50% ले लो। भी इसके 2 वैल्यू और हमें एज्यूम करवाइए उसने, ठीक है जी। परेशानी हो रही है कहाँ से आगे, एज्यूम करवाइए उसे, समझो कि क्वेश्चन का हिस्सा है। वैल्यू पुट करें 3 लाख सेल्स वाली, उसे पुट कर दी। सही हो गया जी।
अच्छा, तो ये जब सारी वैल्यूज पुट की हमने तो आंसर आ गया 37,500 रिटेन अर्निंग, बीस इतने पैसे हमारे पास पड़े होंगे। आगे चलते हैं जी, क्या कहते हैं। अच्छा जी, अभी हम कैलकुलेट करते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बीस के करंट लायबिलिटी फाइंड करते हैं। अभी हम कर क्या चुके हैं, सेल हमारी 2 लाख से 3 लाख हो गई। 3 लाख सेल करने के लिए हमारे जो एसेट दूसरे साल बड़े होने चाहिए, 60,000 के और बढ़ने चाहिए। ठीक है जी, तो 1 लाख की सेल दूसरे साल बढ़ाने के लिए, पहले 2 साल थी, 2 लाख थी, बढ़ाने के लिए 60,000 के एसेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब 60,000 के एसेट के लिए जो बढ़ेगा तो अपनी करंट लाइबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, कितनी, मतलब कितना हमें फाइनेंस करना है, जनरेट करना है। अच्छा, एस्टिमेटेड डिस्क्रेशनरी फाइनेंसिंग मतलब ये है कि आपको कितना फंड अरेंज करना है। करंट लाइबिलिटीज़ वही होती है ना कि फंड्स जब अरेंज करेंगे तो करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी आपकी। तो एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस एस्टिमेटेड टोटल इक्विटी, सही हो गया जी। अब हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। इसके लिए एक और वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। देखिए जी, हमने देखा 37,500 रुपये की जो अमाउंट थी, हमने अब इस पैरा को पहले पढ़ते हैं, फिर 37,500 की बात करते हैं। कह रही एस्टिमेटेड टोटल इक्विटी कैन बी फाउंड आउट बाय एडिंग दी रिटेन्ड अर्निंग प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब फार्मूले में एस्टिमेटेड टोटल इक्विटी था ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने हमें अज्यूम करवा दी 1 लाख रुपये। हमने जो रिटेन्ड अर्निंग थी, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, इक्विटी ही होती है, सही है। इन्वेस्टर्स जो होता है शेयर होल्डर का पैसा इंक्रीज़ कर जाता होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी 1 लाख, 37,500 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हो गई हमारी रिटेन्ड अर्निंग। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये 1,37,500 एस्टिमेटेड टोटल इक्विटी आ गई। बाकी एस्टिमेटेड टोटल एसेट हमारे 1,60,000 कैसे निकाले उसने, वैसे निकाले कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की होती है, 1 लाख जो कैपिटल आता है उसी के आप एसेट बना लेते हैं। तो मीन्स हमारे पास पहले साल में एसेट कितने थे, 1 लाख के। फिर दूसरे साल के हमने कहा करंट एसेट में कितना इजाफा होगा, 60,000 का। तो हमने 1 लाख ये और ये 60,000 ये, 1,60,000 हमारे पास टोटल एसेट हो गए। और हमारे पास एस्टिमेटेड क्या होगी, इक्विटी ये होगी 1,37,000 और 22,500 की हमने जो फाइनेंसिंग अरेंज करनी है, एस्टिमेटेड डिस्क्रेशनरी अरेंजमेंट। ठीक है, एस्टिमेटेड टोटल लाइबिलिटी का हमारे पास कुछ ने कोई जिक्र ही नहीं किया था, इस वजह से हमने अभी जो है 22,500 की अरेंज हो जाएगी तो ये बाद में लाइबिलिटी हमारी बच जाएगी, सही हो गया जी। अच्छा जी, अभी जब सारी कैलकुलेशन करी तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि हम अभी इस काबिल हो गए कि हम परफॉर्मा बैलेंस शीट बना लें, परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बना लें, ये सारे मामला हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि अगर आप वो समझे कि बात उधर ख़त्म होगी, अभी वो ये कह रहा है कि अगर ऑनर ये चाहता है कि मैं ना और कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इसके अंदर, ठीक है जी, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है वो इसके अंदर, वो कह रहा है फिर बिजनेस की एक डिज़ायर जो है रेट वो कैलकुलेट करना चाह रहे हो, सही है, और नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा, तो कैसे, मतलब कितनी रेट वो चाहता है वो कैसे कैलकुलेट होगी। जैसे सपोज कि मैं चाहता हूँ कि 25% रेट पे बिजनेस चलाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं इन्वेस्ट कर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसी उसकी फार्मूला क्या होगा, डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि इतने पे मेरा बिजनेस ग्रो करे, रिटर्न ऑन इक्विटी के प्रीवियसली ये बिजनेस जो इक्विटी थी उसके ऊपर कितना प्रॉफिट दे रहा है, क्या रेट है उसका, और 1 माइनस पे आउट रेशो, पे आउट रेशो के हम डिविडेंड कितना दे और रिटेन कितना कर रहे हैं। कह रहा है कि ये अगर हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी हो और हमारे पास ये हो तो हमारे पास डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मेथड हमारा ख़त्म हो गया। अभी ये ना सेल्स, ये जो मेथड है इसकी कुछ ड्रॉबैक बता रहा है, इस लिमिटेशन बता रहा है, इसकी कुछ बुराइयाँ करने लगे। कह रहा है जी ये जो मेथड है ये ना जो डिटेल्ड नहीं है, अप्रोक्सीमेशन इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। फिर ये कहता है जैसे कि अपने फिक्स एसेट के अंदर अपने कहा था चेंज ना एक ही बार लेके आई कुछ सालों बाद, सेल्स के साथ नहीं होगा, हर साल नहीं होगा। फिर कहता है अगर चेंज आती है तो उसको ट्रूली जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, डिपिक्ट नहीं करता, उसको ट्रूली शो नहीं करता। फिर तीसरा कहता है कि जो लंपी एसेट्स होते हैं, जो कि लंपी एसेट मीन्स की जो मशीन्स है, गाड़ियाँ, बड़े एसेट जो एक ही एज ए यूनिट लिए जाते हैं, कह रहा कि उसका जो है कोई रिकॉर्ड या उसको कोई अकाउंट में नहीं लेता, उसका कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जो ये वाजे कर सके जिससे आप पता चले कि सेल्स मेथड के ज़रिए फिक्स एसेट ऐसे लिए जाते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैंने हाईलाइट किया, ये पोर्शन है रिवीयर करवा रहा है।
अच्छा, फिर वो यहाँ पे भी डिफरेंस बता रहा है कि परफॉर्मा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और एक वैसे ऑर्डिनरी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो उनमें फ़र्क क्या होता है। कह रहे दोनों एक जैसी बनती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो परफॉर्मा कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो एस्टिमेटेड होती है। जैसे हमने सेल्स मेथड से कैलकुलेट की, सारी वैल्यू एस्टिमेट होती है, कुछ वैल्यू अज्यूम करके कुछ वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ तक हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की है, उसके बाद कह रहा है कि जैसे सेल्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए, उसकी बेस पे हमने एस्टिमेटेड नेट इनकम कैलकुलेट कर ली। ये फॉर्मूला बता रहा है कैसे की है हमने। फिर इसी की बेस के नेट इनकम से आप अगर एसेट्स और एसेट्स से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप डेप्रिसिएशन को भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे। ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह हम सारी ज़्यादातर हेड्स जो है वो सेल्स के साथ लिंक हो रहे हैं, हम सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फोरकास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखने के लिए, इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड, उसके लिए हमें सबसे पहले नेट इनकम ही चाहिए होती है, फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया जाता है। 4 लाख वाली जैसे नेट इनकम है 30 सिफर इसके पीछे लगाएंगे तो 4 लाख तब बनेगा, ठीक है, अकेला 400 नहीं है। डेप्रिसिएशन का 100 इधर लिखा हुआ है और ये सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं एसेट्स को। एसेट्स बन गए 1100 के और ये इधर टोटल किया इन्होंने। और लाइबिलिटीज़ है 500 की, यहाँ पे 500 ये और 500 ऊपर वाले ऐड करके 1000 हो जाएगा। ये ब्रैकेट का मतलब है माइनस, ठीक है जी। तो भी 500 ये और 500 ये वाले दोनों मिला के ऐड किए 1000 ये हो गया और ये 1100 है माइनस करके हमारे पास कैश फ्लो से हमारे पास जो फिगर आया है वो 1000। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट 0 है, कैश फ्लो फाइनेंसिंग 500 है। इस तरह में फिगर दिए गए हैं और हमने अब फिगर सारे अज्यूम्ड है, ठीक है। तो हमें क्योंकि बैलेंस शीट दी गई इसके लिए बैलेंस शीट चाहिए होती है, बैलेंस शीट दी है हमारे पास, तो हमने फिगर जैसे लिखा है। मेथड लिखने का तरीका कार ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह लिखी जाती है, ठीक है जी। और बाकी के आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, पॉइंट्स पहले प्रीवियस लेक्चर में आ चुके हैं, हमने डिटेल से वहाँ से डिस्कस कर दिए। चलो जी, माशाल्लाह से लेक्चर 5 हमने खत्म कर दिया और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।